Good morning, students. Today's lecture we will begin from here only. This was the last slide we were doing in the previous lecture. That was on National Commission on Labour. These were the causes for the failure of voluntary arbitration. Now moving on to the next. This I have already explained in the last slide. Now moving on to the next, that is adjudication. So we have done conciliation, arbitration. Now third is your adjudication. Adjudication means the verdict of the court. यानी कि जो कोर्ट का जो वर्डिक्ट दिया जाता है उसे हम एडजुडिकेशन कहते हैं. द रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू एडजुडिकेशन इज वॉलंटरी व्हेन बोथ पार्टीज एग्री टू रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू एडजुडिकेशन एट देयर ओन अकॉर्ड. यानी कि जब दोनों मर्जी से एडजुडिकेशन के लिए यानी कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, देन इट इज कंपल्सरी व्हेन रेफरेंस इज मेड टू एडजुडिकेशन बाय द गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ आइदर और बोथ द पार्टीज टू द. इट इज कंपल्सरी व्हेन द रेफरेंस इज मेड टू एडजुडिकेशन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ आइदर और बोथ द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट. देखिए, जब गवर्नमेंट को बगैर बताए दोनों पार्टीज ये तय करती हैं कि हम अपना झगड़े का निपटारा यानी कि द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय हम अपने झगड़े का निपटारा एडजुडिकेशन से करेंगे यानी कि कोर्ट के द्वारा करेंगे. ठीक है, तब गवर्नमेंट को हम इन्वॉल्व नहीं करते. हम सब सीधे लेबर कोर्ट या इंडस ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल में अपना केस दाखिल करते हैं. आइदर ऑफ द एम्प्लॉयर भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय भी कर सकते हैं. सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्रोवाइड 3 टियर यानी कि 3 लेवल्स हैं एडजुडिकेशन मशीनरी के. पहला है लेबर कोर्ट्स जो कि हर जगह अवेलेबल होते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं. दूसरा है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल यानी कि इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं वो जाते हैं. ठीक है, ये थोड़े बड़े लेवल के होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं. और नेशनल ट्राइब्यूनल ऑब्वियसली नेशनल लेवल के होते हैं. ठीक है, सो दीज आर द 3, द लेबर, द इंडस्ट्रियल एंड द नेशनल ट्राइब्यूनल. राइट नाउ लेबर कोर्ट्स की पहले बात करेंगे. देहरादून में भी हमारे इनफैक्ट हमें ग्राफिक एरिया यूनिवर्सिटी के पास ही में लेबर कोर्ट्स हैं. अगर नॉर्मल टाइम होता तो शायद वी कुड हैव बीन यू पीपल कुड हैव बीन टेकन टू द फॉर अ विजिट टू दीज काइंड ऑफ कोर्ट्स. लेबर कोर्ट्स कैन डील विद डिस्प्यूट रिलेटिंग टू लीगैलिटी ऑफ ऑर्डर पास बाय एन एम्प्लॉयर अंडर द स्टैंडिंग ऑर्डर. स्टैंडिंग ऑर्डर एक तरह का एग्रीमेंट होता है बच्चों बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय रिगार्डिंग दी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. के नौकरी की जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो जो डिसाइड होता है बोथ पार्टीज के बीच में, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, उसे स्टैंडिंग ऑर्डर बोलते हैं. अब कई बार क्या होता है कि स्टैंडिंग ऑर्डर गलत भी बना लिए जाते हैं. एम्प्लॉयर जानबूझ के गलत बनाता है, अपने फेवर वाले बनाता है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है लेबर कोर्ट में. भाई लेबर या उनके यूनियन वाले लेबर कोर्ट में ये दावा कर सकते हैं कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर हमारे बीच में बनाया गया है, जो टर्म्स एंड कंडीशन का एग्रीमेंट बनाया गया है वो गलत है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है. पहला. दूसरा, द एप्लीकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर किस तरह से अप्लाई हो रहा है और उसकी इंटरप्रिटेशन यानी कि उसके अलग अलग क्लॉजेज होते हैं, उसको लेकर भी अगर कोई कंट्रोवर्सी है बिटवीन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, उसको भी चैलेंज किया जा सकता है लेबर कोर्ट में. तीसरा है डिस्चार्ज एंड डिसमिसल ऑफ वर्कमैन एंड ग्रांट ऑफ रिलीफ टू देम. ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली लेबर कोर्ट का दरवाजा वर्कमैन तभी खटखटाता है जब उसका डिसमिसल होता है. डिसमिसल का मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए उसे नौकरी से अलग करना या डिस्चार्ज करना यानी कि गलत तरीके से उसे रिटायर कर दिया. ये कुछ ऐसी तरीके हैं जिसको की चैलेंज किया जा सकता है. कुछ चीजें हैं जिनको चैलेंज किया जा सकता है लेबर कोर्ट में. ठीक है, विड्रॉल ऑफ अ स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन और प्रिविलेज. मान लीजिए जैसे कहीं पे पीएफ कट रहा है, पीएफ एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है. ठीक है, और वो पैसे जमा होते रहते हैं बंदे के पीएफ अकाउंट में, कोई भी अगर एम्प्लॉय है. नाउ अगर फॉर एग्जांपल फर्ज करिए कि ये जो पैसे जमा हो रहे हैं वो जमा होने बंद हो जाए यानी कि वो पैसे जमा कराना बंद कर दे. कौन? एम्प्लॉयर. एम्प्लॉयर क्या करता है? पीएफ के पैसे काटता है. एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, पीएफ के पैसे काटता है और प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जमा कर देता है. ठीक है, मान लो ये चला आ रहा था, ये लीगल प्रोविजन है, और अचानक से बंद कर दिया पैसा जमा करना, क्योंकि उसमें 12% एम्प्लॉय का कटता है, 12% कंट्रीब्यूट एम्प्लॉयर को भी करना पड़ता है पीएफ में, तो वो उसके अपने पैसे बच जाते हैं अगर वो इफ इज नॉट डिपॉजिटिंग द पीएफ अमाउंट. तो अगर ऐसा करता है तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है कि जो स्टैट्यूटरी कंसेशन मिल रखा है या प्रिविलेज मिल रखा है उसको आप रोक रहे हो. ठीक है, विड्रॉ कर रहे हो. इलीगैलिटी और अदरवाइज ऑफ एनी स्ट्राइक और लॉकआउट. ऑब्वियसली अगर स्ट्राइक इलीगल है उसको भी लेबर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है. हम ऑलरेडी ये टॉपिक कर चुके हैं. लॉकआउट विच इज डन बाय द एम्प्लॉयर, अगर उसको भी इलीगल घोषित करवाया जा सकता है बाय चैलेंजिंग इट इन द लेबर कोर्ट.
ऑल मैटर्स नॉट स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। उसके अलावा और भी कोई मैटर XYZ वो भी चैलेंज किया जा सकता है विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द शेड्यूल गिवन इन द शेड्यूल। एक लिस्ट ऑफ मैटर्स होते हैं जिसको चैलेंज किया जा सकता है। सो उसके अलावा भी अगर कोई दूसरा अगर कोई मैटर है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है, राइट। नेक्स्ट कमिंग टू द इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, नेक्स्ट लेवल, ये स्टेट लेवल पे जनरली होता है। इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल डील विद वेजेस इंक्लूडिंग द पीरियड एंड मोड ऑफ पेमेंट, यानी कि वेज पीरियड क्या रहेगा, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, इसको लेके हो सकता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं। कंपनसेटरी एंड अदर अलाउंस, कंपनसेटरी यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आप हिली रीजन में काम कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, तो वहां पे जनरली हिल कंपनसेशन अलाउंस दिया जाता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, और वो ना मिल रहा हो आपका तो आपका हक है, वो मिलना चाहिए। उसी तरह मेट्रो अलाउंस मिलता है। मेट्रो सिटीज में जो लोग काम करते हैं उनको मेट्रो, क्योंकि मेट्रो में लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई होती है, तो मान लीजिए वो नहीं मिल रहा है आपको, उसके लिए चैलेंज कर सकते हो। आवर्स ऑफ वर्किंग एंड रेस्ट इंटरवल, बीच में जो रेस्ट मिलना चाहिए, या वर्किंग आवर्स को लेकर झगड़ा है कि ज्यादा काम कराया जा रहा है, इसको भी चैलेंज किया जा सकता है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। बोनस को लेकर, बोनस वी हैव ऑलरेडी डन, उसको लेकर प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, कोई भी मैटर जो लीगली एडमिसिबल होता है फॉर अ एम्प्लॉय, उसको वो अगर ना मिले या एम्प्लॉयर उसमें कोई गड़बड़ी करे, इनमें से फिफ्थ वाले पॉइंट में इनमें से किसी भी, चाहे बोनस हो, प्रॉफिट शेयरिंग हो, प्रोविडेंट फंड हो, तो भी उसको चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सकता है इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में। शिफ्ट वर्क अदरवाइज देन इन अकॉर्डिंग विद स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग ऑर्डर देखो वो डॉक्यूमेंट होता है बच्चों जो दोनों ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मानना पड़ता है। तो उसके बियॉन्ड जाकर अगर शिफ्ट वर्किंग में कोई गड़बड़ी कराई जाए या ज्यादा काम कराया जा रहा है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। रूल ऑफ डिसिप्लिन, कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि दोनों चीजों को मानना पड़ता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों को वो रूल्स मानने पड़ते हैं। तो अगर डिसिप्लिन तोड़ा जाता है वर्कर्स के द्वारा या कोई इनडिसिप्लिन का काम एम्प्लॉयर भी करता है, तो उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। रैशनलाइजेशन, यानी कि किसी भी मुद्दे पे, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो आर्गुमेंटेटिवली सही हो, ठीक है। तो उस कोई भी ऐसा मैटर जो कि रैशनल नहीं लग रहा है, ठीक है, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल की मदद ली जा सकती है, और जो भी डिसीजन इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल उस मुद्दे पे देगा वो दोनों को मानना पड़ा। रैशनल यानी कि चिंतन करके, मनन करके और सोच विचार करके कोई काम करना, ठीक है। तो किसी भी मैटर में जैसा लगे जिसमें गड़बड़ी हो रही है, कुछ हो रही है, तो उसको रैशनलाइज यानी कि अपना डिसीजन दे सकती है किसी भी XYZ मैटर पे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। रिट्रेंचमेंट, ऑब्वियसली रिट्रेंचमेंट हमने कर लिया है, तो मेडिकल लीव या रिटायरमेंट को छोड़ के या डिसमिसल को छोड़ के बाकी किसी भी कारण से अगर किसी को नौकरी से अलग किया है तो रिट्रेंचमेंट बोलते हैं। तो रिट्रेंचमेंट को लेकर भी अगर मुद्दे हैं वो भी इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। एनी अदर मैटर दैट में भी प्रिस्क्राइब, इसके अलावा और भी कोई मैटर जो कि प्रिस्क्राइब किया जाए। थर्ड लेवल, हाईएस्ट लेवल, नेशनल ट्राइब्यूनल एज द नेम सजेस्ट। नेशनल ट्राइब्यूनल में बच्चों बड़े मुकदमे जाते हैं इंडस्ट्री वाइज, इंडस्ट्री लेवल के जो मुद्दे होते हैं, जैसे टायर इंडस्ट्री हो गया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गया, होटल इंडस्ट्री का कोई मुद्दा आ गया, एंड इट इज रनिंग अक्रॉस ऑल दी कंपनीज विच आर इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। यू हैव टू अप्रिशिएट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अ इंडस्ट्री एंड अ कंपनी। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्री है, अब होटल इंडस्ट्री में हजारों लाखों होटल्स हैं, वो इंडिविजुअल है, बट इंडस्ट्री एज अ होल दैट कंप्राइजेज ऑफ ऑल द होटल्स दैट कम अंडर होटल इंडस्ट्री। उसी तरह मान लीजिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी कंपनी है अक्रॉस द कंट्री, दे विल बी कॉल्ड एज कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिविजुअली, बट एज अ इंडस्ट्री दे विल बी कॉल्ड एज construction industry. So industry signifies a bigger thing comprising of all the companies, and companies at a individual level. ठीक है, so these tribunals are meant for those disputes which as the name suggests involve the question of national importance or issues which are likely to affect the industrial establishment of more than one state. एक स्टेट से ज्यादा बड़ा मुद्दा है, मान लीजिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सब में वही कोई मुद्दा उठ रहा है, मान लीजिए अक्रॉस द इंडस्ट्री, मान लीजिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड मुद्दा इन तीनों स्टेट में उठ रहा है, तो उसको नेशनल मुद्दा या नेशनल ट्राइब्यूनल में लिया जा सकता है, दायर किया जा सकता है। The employer and unions use adjudication as a primary measure of resolving dispute. About 90 to 95% of the dispute are referred to adjudication machinery on an average annually. ज्यादातर 90% केसेस जो मुद्दे होते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वो एडजुडिकेशन के लिए ही जाते हैं, चाहे वो लेबर कोर्ट में जाए, चाहे वो
इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में जाए या नेशनल ट्राइब्यूनल में जाए. However, the functioning of adjudication machinery has not been very satisfactory, particularly because of the delays involved and the inefficient implementation of the award. देखिए, कोर्ट सिस्टम में हम सब जानते हैं कि डिले होता है, जजमेंट आने में डिले होता है. सो दैट कॉजेज वैक्सेशन ऑफ द कोर्ट फॉर द पर्सन ऑल्सो. ऐसा बोला गया है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. तो कई बार ये भी होता है हमारे, क्योंकि कोर्ट्स की कमी है, जजेस की कमी है, ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है, तो देर आर ऑलवेज अंडर प्रेशर, द कोर्ट्स आर ऑलवेज अंडर प्रेशर टू डिसाइड द केसेस. और इनएफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अवार्ड दे भी दिया तो उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा. ये कुछ कारण है जो इसकी. बट हालांकि लेटेस्ट मैं इतना बता दूं कि सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं इन ऑर्डर टू, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट और ये सब बनाए गए हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी कोर्ट्स का डिसीजन दिया जा सके ऑन मैटर्स. बाय एम्प्लॉयर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस टू एस्टैब्लिश द एम्प्लॉयर्स स्पॉन्सर्ड ट्रेड यूनियन. अब कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करते हैं. टू एस्टैब्लिश एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड टीयू. ट्रेड यूनियंस इंडिपेंडेंट होती हैं, बट कई जगह क्या होता है कि एम्प्लॉयर ही मोटिवेट करते हैं ट्रेड यूनियंस को और उनको कंट्रोल करते हैं. तो ऐसे में क्या होती है, जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं ट्रेड यूनियन मेंबर्स के, यानी कि जो वर्कर्स के, वो लॉस्ट हो जाते हैं. ठीक है. टू एनकरेज डिस्करेज मेंबरशिप ऑन अ पर्टिकुलर, यानी कि मान लीजिए 4 यूनियंस हैं, हमारे 1000 मजदूर हैं, वर्कर्स हैं, वो अलग अलग यूनियंस में हैं, बट हम चाहते हैं कि वो सारे एक ही ट्रेड यूनियंस के मेंबर बने. अगर एम्प्लॉयर ऐसा कहता है तो उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाए कि आप यही ट्रेड यूनियन ज्वाइन करो. ऐसा अगर फोर्स किया जाता है एम्प्लॉयर को तो ये गलत है. टू रिफ्यूज प्रमोशन, प्रमोशन रिफ्यूज करना. रिफ्यूज सीनियरिटी, सीनियरिटी रिफ्यूज करना. रिफ्यूज इंक्रीमेंट, प्रमोशन, डिस्चार्ज और डिसमिस एनी वर्कर टेकिंग पार्ट इन एनी टीयू एक्टिविटी और एज विक्टिमाइजेशन, यानी कि बदले की भावना से किसी वर्कर के खिलाफ एक्शन लेते हुए ये सारी चीजें उसको डिनाई करना कि प्रमोशन नहीं देंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, या इंक्रीमेंट नहीं देंगे, प्रमोशन नहीं देंगे, या डिसमिस कर देंगे. ये सारी चीजें आर्म ट्विस्टिंग टैक्टिक्स होती है, हाथ मरोड़ने वाली चीज, कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ ये होगा. ये सारी चीजें एम्प्लॉयर के द्वारा अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में मानी जाती है. टू एबॉलिश रेगुलर नेचर ऑफ द वर्क रिप्लेसिंग बाय कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूट वर्क टू ब्रेक अ स्ट्राइक. स्ट्राइक को तोड़ने के लिए रेगुलर एम्प्लॉयर से ना काम करा के टेम्पररी वर्कर से काम कराना शुरू कर दिया और उनको काम ना देना जो परमानेंट है. ठीक है, ये भी एक तरह का अनफेयर है. टू रिफ्यूज कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कि दिस इज अ प्लेटफॉर्म ऑन विच रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द वर्कर्स and their union from one side and the employer on the other side, they come together to decide, to negotiate and resolve their differences amicably. कि कुछ आप हमारी बात सुनो, कुछ हम आपकी बात सुनेंगे. This is the kind of thing that happens in collective bargaining. That's why it is called as collective bargaining. So negotiations take place so that the matter is settled amicably. शांतिपूर्ण ढंग से चीजों का निपटारा किया गया हो. बाय एम्प्लॉइज और ट्रेड यूनियंस. अब जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बाय एम्प्लॉइज या ट्रेड यूनियंस हैं बच्चों. टू एडवाइज और एक्टिवली सपोर्ट और इन्वेस्टिगेट डीम्ड इलीगल स्ट्राइक, यानी कि एक्टिवली सपोर्ट करना किसी इलीगल स्ट्राइक को जो कि मान लिया गया है कि इलीगल स्ट्राइक है. ठीक है. टू इंडल्ज इन वायलेशन कोर्सिव वर्कमैन पिकेटिंग बाय फिजिकल डिबारिंग नॉन स्ट्राइकिंग वर्कर फ्रॉम वर्किंग. पिकेटिंग का मतलब होता है बच्चों कि लोगों का रास्ता रोकना. जैसे मान लो हमारे यहाँ 500 लोग काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, 100 जनों ने पिकेटिंग करना शुरू कर दिया, यानी कि फिजिकली रोकना शुरू कर दिया कि तुम अंदर नहीं जाओगे काम करने. दैट काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. वायलेशन, इंडल्ज इन वायलेंस है, ये वायलेशन नहीं है, वायलेंस है, तोड़फोड़ करना. ठीक है. कोर्स करना. कोर्स का मतलब कि जैसे एक यूनियन का लीडर कहता है कि अगर तुमने हमारी बात में, कुछ वर्कर्स मिलकर कहते हैं कि जो हम बोल रहे हैं उसको मानो, अगर नहीं मानोगे तो नतीजे गलत होंगे. इस तरह से कोर्स, इसे कोर्सिव फोर्स बोलते हैं, यानी कि मजबूर करना है किसी को कि काम बंद करो. टू रिफ्यूज टू बार्गेन कलेक्टिवली, और लोगों को रोकना कि हम मैनेजमेंट की बात नहीं सुनेंगे, तुम लोग हमारी तरफ रहो, हम तो स्ट्राइक करेंगे, हम तो काम को रोकेंगे. These kind of things are also banned and these are also unfair trade practices by the employees and trade union. So we will continue in the next lecture.